सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस, जिसको विधि शास्त्र भी कहा जाता है हिंदी के अंदर। और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पोजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, कब्जे के बारे में, पोजेशन के बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं कि पोजेशन क्या होता है, इसके कितने प्रकार है। और अब पढ़ेंगे कि जो पोजेशन है, आधिपत्य है, स्वामित्व का प्रथम साक्ष्य है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि आधिपत्य स्वामित्व का प्रथम साक्ष्य है। विवेचन कीजिए। पोजेशन इज द प्रेमा फेसी एविडेंस ऑफ ओनरशिप। डिस्कस। भाई जो कब्जा है वो क्या है? एक प्रेमा फेसी एविडेंस है किसका? ओनरशिप का। ठीक है, जैसे सिंपल भाषा में समझे तो मान लो भी कोई चीज है, कोई भी चैन लगा लो, घड़ी लगा लो, या कोई बाइक लगा लो, कुछ भी लगा लो, अगर किसी व्यक्ति के कब्जे में है, किसी व्यक्ति के पास है, तो सारे यही समझेंगे, सारी सोसाइटी ये समझेगी कि वो चीज उसकी है। आपके पास घड़ी है, आपने पहन रखी है, तो मैं ये समझूंगा कि ये आपकी है, क्योंकि ये प्रेमा फेसिस एविडेंस है। क्या है? पोजेशन। किसका? ओनरशिप का। भाई जिसके पास जो चीज है वो उसी की ही समझी जाती है। क्लियर? अब इसके बारे, इस क्वेश्चन के आंसर में यह है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है इसके अंदर पोजेशन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ओनरशिप के बाद, स्वामित्व के बाद प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जो अधिकार है, दूसरे नंबर पर कब्जा ही आता है। सामण ने क्या कहा है? सामण ने यह कहा है कि मानव जीवन के लिए भौतिक वस्तुओं पर, मतलब जिनको आप टच कर सकते हो, ठीक है, उन पर कब्जा होना अत्यंत जरूरी है, आवश्यक है। कब्जा मनुष्य और वस्तुओं के आधारभूत संबंधों को व्यक्त करता है। ठीक है, कहने का मतलब possession of material things is essential of life. It is the most basic relationship between man and things. प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि वे भौतिक वस्तुओं का उपयोग करे, मतलब उन चीजों को यूज करे। ये तभी संभव है जब मनुष्य का भौतिक वस्तुओं पर जो मटेरियल है उस पर कब्जा हो, उस पर पोजेशन हो, उस पर कंट्रोल हो। यही कारण है कि लॉ के द्वारा कब्जे को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसका प्रोटेक्शन किया जाता है। ठीक है, अब कब्जे के महत्व और लॉ द्वारा उसके संरक्षण के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ कारण है। ठीक है, वो कारण कौन से हैं? पहली बात तो ये, कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टा साक्ष्य है। पोजेशन इज द प्रेमा फेसी एविडेंस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, कब्जे को स्वामित्व का प्रथम दृष्टा साक्ष्य माना जाता है। यह कहा गया है कि कब्जा विधि का नव अंक है। जब किसी व्यक्ति के पास कोई चीज होती है, कोई वस्तु होती है, तो यह माना जाता है कि वो उसका मालिक है। आपके पास कोई चीज है तो सोसाइटी या लोग क्या कहेंगे कि ये आपकी है। ये प्रथम दृष्टा साक्ष्य है, एविडेंस है ओनरशिप का। ठीक है, तब ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि ये किसी की और की है। अगर कोई व्यक्ति, मान लो एनी पर्सन, इस बात को चुनौती देता है, चाहे वो कोर्ट में जाकर देता है कि साहब इस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास ये चीज है और ये व्यक्ति इस चीज का मालिक नहीं है। ठीक है, तो प्रूव किसको करना पड़ेगा? प्रूव उस व्यक्ति को करना पड़ेगा जो कोर्ट में जाकर ये बात कहता है, जो उसकी ओनरशिप को डिनाई करता है। क्लियर? क्योंकि उस व्यक्ति को तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं। मान लो मेरे पास कोई चीज है, ठीक है, मेरे पास एक घड़ी है, मेरे हाथ में बंधी हुई है, आप कहते हो कि ये घड़ी इनकी नहीं है साहब, किसी और की है, तो ये आपको ही प्रूव करना पड़ेगा, मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास उसका पोजेशन है। ठीक है, इस प्रकार किसी वस्तु पर, किसी मटेरियल पर ओनरशिप प्राप्त करने का कब्जे का एक अच्छा साधन अथवा माध्यम है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में इंटरफेयर करता है, हस्तक्षेप करता है, तो उसे उस वस्तु पर कब्जाधारी से अपना बेहतर हक साबित करना होगा। अगर आप कहते हो कि साहब ये चीज मेरी, इसकी नहीं है, इस व्यक्ति की नहीं है, तो आपको ही साबित करना पड़ेगा उससे अच्छा हक। क्लियर? यदि ये साबित करने में असफल रहता है तो
उस संपत्ति पर कब्जा धारण करने वाला व्यक्ति, मतलब जिसके कब्जे में जो प्रॉपर्टी है उसी को ही उस प्रॉपर्टी का ओनर समझा जाएगा, मालिक समझा जाएगा। बहुत सारे केस दे रखे हैं इसमें। पहला केस है सांवल राम बनाम रामजन। इस केस में क्या कहा गया, ठीक है, इस केस में वादी द्वारा आधिपत्यक सप्तव के आधार पर वाद संसित किया गया हो और वहां वादी द्वारा सप्तव को मतलब पोजेशन को प्लेंटिफ द्वारा साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, मात्र यह साबित किया जाना पर्याप्त है कि लंबे समय से उसका संपत्ति पर शांतिपूर्ण कब्जा है। क्लियर? जिस व्यक्ति का कब्जा है किसी प्रॉपर्टी पर, उसको सिर्फ यही साबित करना है कि मेरा कब्जा है और काफी टाइम से है और पीसफुली मैं इस कब्जे को एंजॉय कर रहा हूं। क्लियर? उसके बाद केस एक और है, जेफरीज बनाम ग्रेट वेस्टर्न रेलवे। इसमें यह कहा गया कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अदर पर्सन के कब्जे में पोजेशन में इंटरफेयर हस्तक्षेप करना क्या है, टॉर्ट है। अब करते हैं जैसे ट्रेसपास करते हैं या कुछ करते हैं, और अब करता अपनी डिफेंस में यह तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकता कि उस संपत्ति पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को अपेक्षा किसी तीसरे व्यक्ति का अच्छा हक है। अर्थात निष्कासन के मामलों में जहां मतलब प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया जाता है, वहां उन मामलों में पर व्यक्ति के अधिकार की प्रतिरक्षा मान्य नहीं है। क्लियर? तो इस प्रकार कई केसेस हैं जिसके अंदर यह बता रखा है कि कब्जा ही सबसे पहला एविडेंस है किसका, ओनरशिप का। अगर कोई व्यक्ति उससे डिनाई करता है तो उसको ही प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ए के पास कोई प्रॉपर्टी है, उसके कब्जे में है, बी कहता है कि साहब ये ए की नहीं है, ये सी की है या XYZ किसी की है, लेकिन ए की नहीं है, तो यहां पर बी को ही प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी ए की नहीं। अगर मान लो बी प्रूव नहीं कर पाता तो फिर कौन जीतेगा? सीधी सी बात, ए जीतेगा। ए के पास तो ऑलरेडी उसका कब्जा है। कब्जा एडवर्स भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। मतलब कई केसेस में क्या होता है कि प्रूव ही नहीं हो पाता। मतलब ए के पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका कब्जा है, चाहे वो प्रतिकूल कब्जा है, एडवर्स पोजीशन है। बी कहता है कि ए का कब्जा जो है वो सही नहीं है, ये प्रॉपर्टी किसी और की है। अब यहां पर साबित किसको करना पड़ेगा? बी को। लेकिन बी के पास ऐसा एविडेंस नहीं है इस चीज को साबित कर पाए, तो वहां पर ए को ही विजेता माना जाएगा, ए के पक्ष में ही निर्णय जाएगा, चाहे उसका कब्जा एडवर्स हो, प्रतिकूल हो। ठीक है, और अदर वे भी है जिसके द्वारा कब्जा स्थापित किया जा सकता है, जैसे कि चिरभोग, प्रिस्क्रिप्शन जिसको कहा जाता है। इसके अंदर यह है कि अगर कोई व्यक्ति मान लो किसी प्रॉपर्टी पर मतलब एडवर्स पोजीशन जमाए हुए है, ठीक है, और उसका कब्जा ये कंटिन्यू 12 साल तक रह जाता है, तो उसका एडवर्स पोजीशन माना जाएगा। और प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट कर रहा है लगातार कितने सालों से, 20 साल तक, किसी ने रोका नहीं, पीसफुली कर रहा है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी पर उसका कब्जा माना जाएगा। अगर मान लो वो प्रॉपर्टी सरकारी है, गवर्नमेंट की है, तो वहां पर वो जो टाइम पीरियड होगा वो 30 साल माना जाएगा। 30 साल तक रह गया, शांतिपूर्ण तरीके से रहा, किसी ने नहीं रोका, तो भैया उस व्यक्ति का कब्जा माना जाएगा जो 30 साल तक उस प्रॉपर्टी पर बैठा रहा, सरकारी भूमि पर, गवर्नमेंट जमीन पर, ठीक है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर। ठीक है, इस प्रकार ये जो भी अपने पढ़ा है इससे ये क्लियर होता है कि कब्जे का विधि में महत्वपूर्ण स्थान है। कब्जा ओनरशिप का फर्स्ट एविडेंस है, प्रथम दृष्टा साक्ष्य है, प्रेमा फेसिस एविडेंस है, और कब्जा विधि का नव अंक है, और इसलिए विधि द्वारा इसको प्रोटेक्शन दी जाती है, संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर और भी बता रखा है कि इसके अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, उसका सेक्शन 6 क्या बताता है, अगर किसी व्यक्ति को बलपूर्वक बाय फोर्स कब्जे से बाहर कर दिया जाए, ठीक है, चाहे उसका कब्जा लीगली है चाहे इलीगली है,
उसको बाय फोर्स बाहर कर दिया तो वो व्यक्ति धारा 6 के अंदर अपना कब्जा वापस पा सकता है। तो इस प्रकार लॉ भी कब्जे को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है, संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट कि कब्जा शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायक है। ठीक है। कब्जे का महत्व एवं उसे विधि द्वारा जो प्रोटेक्शन दी जाती है, जो संरक्षित किया जाता है, उसका ये कारण ये भी है कि ये शांति व्यवस्था, पीस एंड ऑर्डर बनाए रखने में सहायक है। ठीक है। किसी व्यक्ति के कब्जे में हस्तक्षेप करना हिंसा को बुलावा देना है। मान लो किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई प्रॉपर्टी है, चाहे उसका मालिक वो व्यक्ति नहीं है, क्या आप उसको बाय फोर्स बलपूर्वक उस प्रॉपर्टी से बाहर कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो? उसके विरुद्ध कोर्ट के अंदर कार्रवाई कर सकते हो, लीगल कार्रवाई कर सकते हो, लीगल प्रोसीडिंग कर सकते हो, उसके विरुद्ध केस कर सकते हो उसके विरुद्ध, लेकिन बाय फोर्स उसको बाहर नहीं कर सकते। चाहे उसका कब्जा एडवर्स पोजीशन है, त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है, चाहे फिर भी आप उसको बाय फोर्स उसको बाहर नहीं कर सकते प्रॉपर्टी से। इसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो इसलिए लॉ ये कहता है कि लॉ इस प्रकार से कब्जे को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, क्योंकि अगर मान लो भी ऐसे बाहर करने लगे तो जो शांति व्यवस्था है, पीस एंड ऑर्डर है, वो तो नहीं बनेगा। ठीक है। और पीस एंड ऑर्डर के लिए ये जरूरी है। क्लियर। और इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 10 में क्या, 110 में क्या कह रखा है? ये कह रखा है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, मान लो भी ए के पास कोई प्रॉपर्टी है, बी ये कहता है कि साहब ये प्रॉपर्टी ए की नहीं है, ये किसी और की है या मेरी है, तो बी को ही प्रूव करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? बी पर। सेक्शन 110 एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है। तीसरा टोर्ट के बारे में है, अपकृत्य के निवारण के लिए कब्जे का संरक्षण आवश्यक है। मतलब कब्जे का संरक्षण अपकृत्य विधि के अंतर्गत, जो लॉ ऑफ टोर्ट है उसके अंतर्गत अतिचार एवं सह प्रवर्तन, जिसको कन्वर्जन या ट्रेसपास बोला जाता है, के केसेस में निस्तारण में भी सहायक सिद्ध होता है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के, अदर पर्सन के कब्जे में इंटरफेयर करता है, हस्तक्षेप करता है, ट्रेसपास करता है, तो उसे अतिचारी, ट्रेसपासर माना जाता है और वे कब्जाधारी की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। कहने का मतलब लॉ ऑफ टोर्ट के अंदर भी है, कब्जे के प्रोटेक्शन के लिए, उसके संरक्षण के लिए। मान लो भी किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो आपकी है चाहे वो किसी और की है, आप जाते हो उसको बाहर कर देते हो या उस प्रॉपर्टी में ट्रेसपास करते हो किसी तरीके से, तो लॉ ऑफ टोर्ट के अंदर वो व्यक्ति जिसके कब्जे में कोई प्रॉपर्टी है, कि जिसके पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी है, वो आपके विरुद्ध केस लेकर आ सकता है। किसका? कंपनसेशन का, कि साहब मेरा ये नुकसान हुआ है, मेरा ये डैमेज हुआ है, इसकी भरपाई करवाई जाए। चाहे उसका कब्जा एडवर्स हो, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल। ठीक है। बाय फोर्स आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर करते हो तो लॉ ऑफ टोर्ट के अंदर उस व्यक्ति को, कब्जाधारी को, जिसके पोजेशन में जमीन है, प्रॉपर्टी है, उसको लॉ ऑफ टोर्ट में रिलीफ मिलेगा। ठीक है। ठीक यही स्थिति उपनिधान मतलब बेलमेंट के अंदर दे रखी है। ठीक है। बेलमेंट में क्या होता है? मान लो ए, एग्जांपल से समझाता हूं कि ए ने मान लो भी अपनी कोई प्रॉपर्टी बी के पास गिरवी रख दी। सॉरी, बेलमेंट के अंदर क्या होता है कि वो प्लेज हो गया। बेलमेंट के अंदर क्या होता है कि मान लो भी आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को यूज करने के लिए दे दी। ठीक है। बेलर और बेली हो गए, दो जने। अब कोई तीसरा व्यक्ति आता है और वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, ये मेरी है। ठीक है। तो इसके अंदर भी रेमेडी दी गई है। यदि कोई तीसरा व्यक्ति
उपनिहिती के कब्जे में हस्तक्षेप करता है, मतलब जिसने प्रॉपर्टी ले रखी है उसके कब्जे में ट्रेसपास करता है, हस्तक्षेप करता है, इंटरफेयर करता है, तो वह अत्याचारी होगा और उसके विरुद्ध लीगल कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, इस प्रकार बेलीमेंट के अंदर भी रिलीफ दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये टॉपिक पूरा होता है कि जो पोजेशन है वो प्रेमा फेसिस एविडेंस है किसका, ओनरशिप का। ठीक है, जिसके पास जो चीज है तो ये समझा जाएगा कि वो उसकी है। ठीक है, इसके अंदर पहला पॉइंट क्या था, कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टा साक्ष्य है। पोजेशन इज दी प्रेमा फेसी एविडेंस ऑफ ओनरशिप, जिसके पास जो चीज है वो उसकी मानी जाएगी, चाहे किसी की भी हो। ठीक है, अगर आप कहते कि वो व्यक्ति इसका मालिक नहीं है जिसके कब्जे में चीज है, तो आपको ही साबित करना पड़ेगा। ठीक है, कब्जा एडवर्स भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है, प्रिस्क्रिप्शन द्वारा भी कब्जा किया जा सकता है किसी प्रॉपर्टी पर। ठीक है, प्राइवेट अगर प्रॉपर्टी है तो 20 साल, अगर सरकारी है तो 30 साल। एडवर्स पोजेशन कितने सालों में होता है, 12 सालों में। किसी की जमीन पर आप बैठे हो, ठीक है, एडवर्स पोजेशन है, प्रतिकूल कब्जा है, 12 साल तक बैठे रहे, वो कोर्ट में नहीं गया, तो 12 साल के बाद आपके पास अच्छा हक मिल जाएगा। दूसरा, कब्जा शांति और व्यवस्था बनाने में सहायक होता है। पोजेशन पीस और ऑर्डर बनाने में, शांति और व्यवस्था बनाने में सहायक होता है, क्योंकि मान लो भी कोई व्यक्ति मालिक नहीं है किसी प्रॉपर्टी का, चाहे एडवर्स पोजेशन है, क्या आपको उसको बाय फोर्स बाहर कर सकते हो? ऐसे तो शांति भंग हो जाएगी सोसाइटी की। बहुत सारे व्यक्ति है जिनके पास कब्जा है लेकिन वो ओनर नहीं है, तो लॉ क्या कहता है कि भैया कोर्ट में आओ, लीगल प्रोसीडिंग के द्वारा ही आप पोजेशन पा सकते हो, बाय फोर्स आप उसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा है अपकृत्य के निवारण के लिए कब्जे का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, मतलब टॉर्ट को रोकने के लिए जो पोजेशन है उसको प्रोटेक्शन देना जरूरी है। कैसे, मान लो भी टॉर्ट में क्या दे रखा है, भी ट्रेसपास का एक टॉपिक दे रखा है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की जमीन में ट्रेसपास करता है, ठीक है, उसके एंजॉयमेंट में कोई ना कोई विघन डालता है, तो उसको ट्रेसपासर माना जाता है। ठीक है, ऐसे मान लो भी किसी व्यक्ति के पास कब्जा है, चाहे वो सही है चाहे गलत है, और कोई व्यक्ति उसके अंदर ट्रेसपास करता है, इंटरफेयर करता है, तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर दोषी साबित होगा, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा और नुकसानी भरनी पड़ेगी। इस प्रकार आपका ये टॉपिक पूरा होता है कि पोजेशन जो है इज द प्रेमा फेसी एविडेंस ऑफ ओनरशिप, अधिपत्य स्वामित्व का प्रथम साक्ष्य है। कंप्लीट।